साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र इकाई 2 मुद्रा एवं बैंकिंग, अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक अति लघु, एक लघुत्तरात्मक, एक निबंधात्मक। कुल 4 प्रश्न 8 अंक के होंगे और इसके अंदर हम आज अध्ययन करेंगे केंद्रीय बैंक कार्य एवं साख नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करो। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये कई बार प्रश्न आता है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है, तो कई बार लोग लिख देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जबकि इसका नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंक के रूप में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। तत्पश्चात 1937 में से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तब तक ये निजी स्वामित्व में था। 1 जनवरी 1949 को इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन एवं संचालन एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार है। मुद्रा जारी करता है। अर्थव्यवस्था में आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी नोट व सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से करेंसी जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की करेंसी रुपया, जिसका संकेत ये आपके रुपया है, परिचालन योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट भी करता है। भारत में 1 रुपये का नोट सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। मौद्रिक प्राधिकारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति तैयार करता है और उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाना होता है। वित्तीय प्रणाली का विनियामक बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना और जमाकर्ता के हितों की रक्षा करना रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के अंतर्गत रिजर्व बैंक विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करता है। इसी के साथ भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास हेतु कार्य करता है। विकासात्मक भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करता है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार वित्तीय मजबूती प्रदान करता है। संबंधित कार्य लेते हैं। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अनेक प्रकार के कार्य भी संपादित करता है, जो इस प्रकार है। जैसे सरकार का बैंकर। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है। व्यापारिक बैंक उसके लिए एक बैंकर का कार्य भी करता है। वित्तीय संकट की स्थिति में रिजर्व बैंक भारत सरकार की आर्थिक सहायता भी करता है। बैंकों का बैंकर है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खातों को नियमित करता है। देश में मौद्रिक आधार परिवर्तित करने के लिए समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। रिजर्व बैंक अधीनस्थ बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। सूचना प्रकाशित करना। रिजर्व बैंक मुद्रा साख और देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक अवधि में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशन। वार्षिक प्रकाशन भारत की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हस्त पुस्तिका। मासिक प्रकाशन देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू। अब बात आती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कोई 4 वार्षिक प्रकाशनों के नाम लिखिए। तो वार्षिक प्रकाशन है भारत की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हस्त पुस्तिका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मासिक प्रकाशन का नाम लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक प्रकाशन भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू। मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है? आपका क्या अभिप्राय है? भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपकरणों को विस्तार से समझाइए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति से हमारा अभिप्राय मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियमन और नियंत्रण करने की नीति से है। आधुनिक समय में देश की आर्थिक तरक्की में मुद्रा एवं साख का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में मौद्रिक आवश्यकता के अनुरूप मुद्रा
एवं साख की मात्रा में उचित प्रबंधन एवं नियमन करने की आवश्यकता होती है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर जारी करता है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण इस प्रकार है: बैंक दर, कटौती दर, बट्टा दर या बैंक रेट। वे दर पर जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों या अन्य मौद्रिक संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों की पुनः कटौती करता है, इसे कटौती दर भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। कहने का मतलब है कि व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है वो दर। अगर सस्ती साख नीति करनी है तो बैंक दर घटाएंगे, इससे साख में वृद्धि होगी, और महंगी साख नीति अपनानी है तो बैंक दर को बढ़ा देंगे, साख में कमी हो जाएगी। अब बात आती है रेपो रेट। रेपो दर से हमारा अभिप्राय उस ब्याज दर से जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक दैनिक लेन देन हेतु ऋणों पर वसूल करता है। केंद्रीय बैंक बहुत कम अवधि के लिए ऐसे ऋण उपलब्ध करवाता है, इसे ओवरनाइट सुविधा भी कहते हैं। रिजर्व बैंक इस उपकरण का उपयोग करके बैंकों की तरलता घटाने के लिए करता है, जिससे रेपो दर बढ़ा देता है। अब है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालिक जमाओं की एवज में अदा करता है। रिजर्व बैंक इस उपकरण का उपयोग करके बैंकों की तरलता सीमित करने के लिए करता है। रिवर्स रेपो बढ़ाने से बैंकों की जमाओं पर मिलने वाला ब्याज अधिक हो जाता है और बैंक अपनी जमाएं बैंक में बढ़ा देते हैं, यानी रिवर्स रेपो बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि ऋण नहीं दे करके जमाएं रिजर्व बैंक में पार्क हो जाती है, और तरलता घटाने के लिए अगर रेपो दर बढ़ा देता है तो इसका मतलब है कि ब्याज दर बढ़ जाती है मोटा मोटी। नगद कोषानुपात, नगद रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको CRR कहते हैं। रिजर्व बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का शीर्षस्थ बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों को अपनी कुल नगद जमाओं का एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के पास कोष जमा करवाने के लिए निर्देशित करता है, जिसे नगद कोषानुपात CRR कहते हैं। रिजर्व बैंक इसी कोषानुपात में वृद्धि करके सदस्य बैंकों के साख सृजन की क्षमता को कम कर देता है। इसे देख में साख का संकुचन हो जाता है, किंतु जब ये नगद कोषानुपात में कमी कर देता है तो देश की अर्थव्यवस्था में साख का प्रसार हो जाता है। आरक्षित या प्रारक्षित कोषानुपात CRR प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी मांग जमाओं व सावधि जमाओं का एक निश्चित अंश केंद्रीय बैंक में जमा करवाना होता है। ये अंश CRR कहलाता है। RBI एक्ट की धारा 22 क्लोज 1 के अनुसार RBI CRR को 3 से 15% तक कर सकती है। कहने का मतलब CRR बढ़ाना है, इसका मतलब साख में कमी होगी, CRR घटाना है तो साख में वृद्धि होगी। करना क्या है उसके अनुसार। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, व्यापारिक बैंकों को अपनी नगद जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना पड़ता है, इसे सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को कम करके देश में बैंकों द्वारा साख का विस्तार कर सकता है, तथा दूसरी तरफ देश में साख की मात्रा घटाने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा देता है। इस प्रकार वैधानिक तरलता अनुपात भी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने कुल दायित्व का अपनी मांग जमाओं या सावधि जमाओं का एक निश्चित अंश अपने पास तरल रूप में नगद, स्वर्ण, अनुमोदित प्रतिभूतियां, मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियां जमा रखना होता है। ये अंश SLR कहलाता है। RBI एक्ट के अनुसार RBI SLR को 25 से 40% तक कर सकती है, परंतु 23 जनवरी 7 को अध्यादेश द्वारा SLR की न्यूनतम सीमा जो 25% थी को समाप्त कर दिया है। नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर SLR को 38.5% से घटाकर 25% किया गया था। SLR घटाना का मतलब है साख में वृद्धि करना, और SLR बढ़ाना का मतलब है साख में कमी करना। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए नियंत्रित साख विस्तार की नीति का पालन किया है। अब क्वेश्चन आता है कि बैंक दर, बैंक रेट किसे कहते हैं? बैंक दर, कटौती दर, बट्टा दर, वे दर जिस पर रिजर्व बैंक
बैंकों या अन्य मौद्रिक संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों की पुनः कटौती करता है, इसे कटौती दर भी कहते हैं। शर्ती साख नीति, बैंक दर घटाना, साख में वृद्धि हो जाएगी। महंगी साख नीति है, बैंक दर बढ़ा दो, साख में कमी हो जाएगी। रेपो दर से आपका क्या अभिप्राय? रेपो दर वह दर जिस पर अनुसूचित व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन राशि प्राप्त करते हैं। रेपो रेट से अभिप्राय उस ब्याज दर से जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक लेन देन हेतु ऋणों पर वसूल करता है। केंद्रीय बैंक बहुत कम अवधि के लिए ऐसे ऋण उपलब्ध कराता है, ये ओवरनाइट कहलाता है। रिजर्व बैंक इस उपकरण का उपयोग करके बैंकों की तरलता घटाने के लिए करता है, जिसके तहत रेपो दर बढ़ा देता है। कहने का मतलब है कि अल्पकालीन अगर ऋण लेते हैं तो उसके लिए जो ब्याज लगती है वो आपके रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट से आपका क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी फालतू तरलता अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास पार्क या जमा करते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालिक जमाओं के एवज में अदा करता है। रिजर्व बैंक इस उपकरण का उपयोग करके बैंकों की तरलता सीमित करने के लिए करता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से बैंकों की जमाओं पर मिलने वाला ब्याज अधिक हो जाने से बैंक अपनी जमाएं बैंक में बढ़ा देते हैं। क्लियर है? नगद कोषानुपात या नगद रिजर्व अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात से आपका क्या तात्पर्य? आरक्षित या प्रारक्षित नगद कोषानुपात सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन। प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी मांग जमाओं व सावधि जमाओं का एक निश्चित अंश केंद्रीय बैंक में जमा करवाना होता है। ये अंश सीआरआर कहलाता है। आरबीआई एक्ट की धारा 22 क्लोज 1 के अनुसार आरबीआई सीआरआर को 3 से 15% तक कर सकती है। सीआरआर घटाना का मतलब है साख में वृद्धि करना, सीआरआर बढ़ाना का मतलब साख में कमी करना। सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात से आपका क्या अभिप्राय है? यानी एसएलआर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने कुल दायित्व का अर्थात अपनी मांग जमाओं या सावधि जमाओं का एक निश्चित अंश अपने पास तरल रूप में नगद, स्वर्ण, अनुमोदित प्रतिभूतियां, मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियां जमा रखना होता है। ये अंश एसएलआर कहलाता है। आरबीआई एक्ट के अनुसार आरबीआई एसएलआर को 25 से 40% तक कर सकती है, परंतु 23 जनवरी 2007 को अध्यादेश द्वारा एसएलआर की न्यूनतम सीमा जो 25% थी समाप्त कर दी गई थी। नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर एसएलआर को 38.5% से घटाकर 25% किया गया। एसएलआर घटाना इसका मतलब है साख में वृद्धि करना और एसएलआर बढ़ाना मतलब साख में कमी करना। अब प्रश्न आता है कि केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों की तुलना कीजिए। केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों में तुलना। देश की अर्थव्यवस्था में उसके केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तथापि केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के उद्देश्य और कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। फिर भी देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था में दोनों संस्था अहम जिम्मेदारी निभाती है। केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के उद्देश्य और कार्यों की तुलना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। व्यापारिक बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि केंद्रीय बैंक का प्रमुख उद्देश्य मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करना होता है। पहला। दूसरा है कि व्यापारिक बैंक अपनी व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से साख निर्माण करती है, जबकि केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन के माध्यम से साख का नियंत्रण करता है। तीसरा, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, जबकि केंद्रीय बैंक सरकार और व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। यानी वो तो ग्राहकों को देती है और केंद्रीय बैंक है सरकार को और व्यापारिक बैंकों को देती है। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक ग्राहकों से प्रत्यक्ष लेन देन स्वीकार नहीं करता है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मौद्रिक और साख नीति का अनुपालन करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक सरकार का सलाहकार और बैंकों का बैंक होता है। व्यापारिक बैंकों में ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार राशि जमा करा सकता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक में जमा करवाना अनिवार्य होता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारिक बैंक देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। केंद्रीय बैंक का मुख्य या प्रमुख कार्य कौन सा? केंद्रीय बैंक के दो प्रमुख कार्य, नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता, साख का नियमन और नियंत्रण, ये इसके प्रमुख कार्य कहने का मतलब है। नोट निर्गमन है और साख का नियमन नियंत्रण है, बैंकों का बैंक है। ये 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, फाइनेंस सेक्रेटरी
इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साख की राशनिंग से आपका क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की राशनिंग अधिकतम सीमा निर्धारण कर दी जाती है। ये सीमा बैंक के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जा सकती है। साख की राशनिंग निम्न तरीकों से की जा सकती है। किसी बैंक के लिए बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा को पूर्णतः समाप्त करना, सभी बैंकों के लिए बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा को सीमित कर देना, बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा अथवा कोटा निश्चित कर देना। तो ये इस प्रकार पूरी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि CRR क्या होता है, SLR क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, साख की राशनिंग क्या है। तो ये इस प्रकार तमाम आप ये कार्य आपने पढ़े। अपना कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट दर्ज करें। अच्छा वीडियो लग रहा है तो भी कमेंट दर्ज करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।